आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं राजेश बहुगुणा जी, लॉ कॉलेज देहरादून के डीन हैं और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं। 8वीं यानी कि जूनियर हाई स्कूल के बाद फिर मुझे किसी विद्यालय में जाने का अवसर नहीं मिला। एयरफोर्स में थे, आपके पास एक अच्छा खासा करियर था, आप जो है किसी सरकारी नौकरी में होते हैं या तो आपको लगता है कि यार ठीक है यार ज़िंदगी गुजर जाएगी। सर ये जर्नी कैसी रही? जब मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ तो मैं काफ़ी संतुष्ट था। जीवन जो है एक ढर्रे पे आ चुका और मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे पहाड़ों में हैं जो LLM करने के लिए शायद जा ना पाए। तो मैंने उनसे कहा कि हम LLM लेके आए। देहरादून में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले लॉ कॉलेज का ही नाम आता है, तो इसमें क्या अलग एक्स फैक्टर है जो बाकी लॉ कॉलेजेस में नहीं मिलता? अगर आप प्रोफेशन को, प्रोफेशनलिज्म को नहीं समझ रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस ना हो। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी क्योंकि इतना बड़ा नाम आज बन चुका है, कैसे इसकी जर्नी रही, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आप सब लोगों ने मिल करके इसको आज इतना बड़ा ब्रांड बनाया है, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। उस दौर में कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में शायद ही कोई ऐसा साल जाता होगा कि जिसमें एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, तो हम प्लानिंग जितनी करते थे अपने बच्चों के करियर के लिए वो प्लानिंग फेल हो जाती थी। आदरणीय जितेंद्र जोशी जी ने कहा कि अब हमें अपने विश्वविद्यालय की तरफ जाना चाहिए। पहाड़ में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और वहाँ पे इंग्लिश भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको डायरेक्शन कैसे दी जाए लाइफ में? संसाधन कम है, नेट नहीं है, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है और वो इन चीज़ों पर ही चर्चा करते रहते हैं। मैंने माँ बाप भी देखे, यार लड़का तो मेरा बहुत बढ़िया था पर क्या करूं, मेरे पास ये नहीं था, ये कामयाब नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों में ये मिथ है। किसी संस्थान का, शिक्षण संस्थान का चयन मुझे कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो कहाँ वहाँ पर मैं क्या एक स्टेप वाइज फार्मूला अपनाऊं? देखो, शिक्षा संस्थान का चयन करने के लिए आपको, तो जब बच्चा 12th में होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि लॉ का मतलब है या तो लॉयर या तो जज, तो कौन कौन से दूसरे विकल्प हैं जिसमें वो जा सकता है? लॉ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अनगिनत विकल्प हैं। तो एक एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है एक लॉ स्टूडेंट का जो वो फॉलो करे एंड जिससे उसको 90% तय है कि उसको सफलता मिलेगी? AI is going to replace everything, तो उसमें लॉ में कितना इफेक्ट पड़ेगा AI का? अमेरिका में तो 3 केस तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट हो गए कि एडवोकेट ने जो अपना पिटीशन तैयार किया वो AI की मदद से किया। कुछ ऐसी बुक्स या एप्स या कोई ऐसी चीज़ आप रिकमेंड करें लॉ स्टूडेंट्स को जिनको उन्हें पढ़ना चाहिए? एक दो में रिकमेंड नहीं करता, आजकल सीरीज ऑफ ऐप हैं। एक मंत्र दे देता हूँ जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो है भोग, BHOG। काल, स्थान और परिस्थितियां आने वाली दिशा को तय करती हैं। भाग्य को मत कोसिए, आप जिन परिस्थितियों में हो, जिन संसाधन में, उसमें से बेस्ट लाने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में जब आप कोई लक्ष्य रखते हैं तो उस लक्ष्य की जानकारी, उस लक्ष्य की शिक्षा अगर आपके पास होगी तो आपका रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उत्तराखंड का नाम उसमें काफ़ी ऊपर आता है और उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की बात करें तो उसे हम एजुकेशन हब कहते हैं। लेकिन जब एजुकेशन हब की हम बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें एक नाम आता है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का। आज प्रदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देश भर में बहुत सारे बच्चों को उनके करियर गाइडेंस में और उनको एक सफल करियर दे रही है। और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है लॉ कॉलेज देहरादून। अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या लॉ में अपना भविष्य देखना चाह रहे हैं तो लॉ कॉलेज देहरादून उसका रास्ता तैयार करने के लिए सबसे ऊपर आता है। और जब लॉ कॉलेज देहरादून की बात आ रही है तो आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं राजेश बहुगुणा जी, लॉ कॉलेज देहरादून के डीन हैं और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं, वो आज हमारे साथ हैं। और आज हम लेकर आए हैं प्रश्नों की एक गुठली जिससे हम राजेश बहुगुणा जी को भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि लॉ के क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सब को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो आज इन सब पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं हमारे आज के गेस्ट का स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि आज हम ढेर सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूं वो उत्तराखंड सेंट्रिक और राजेश बहुगुणा जी को जानने को लेकर के ज़्यादा होंगे। लेकिन मेरे साथी आज कल्पना भी मेरे साथ हैं, जो सर्वविज्ञान को हेड करती हैं, हमारे जो वर्टिकल हैं, और लॉ से रिलेटेड जो सवाल हैं, सारे सवाल जो है बहुगुणा की तरफ इस तरफ से आने वाले हैं। क्यों कल्पना? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे ऐसा लगता है कि सर ने एक बहुत लंबा टाइम अपना एजुकेशन सेक्टर में दे चुका है, वो भी स्टूडेंट के बीच रह के। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होने वाली है, यहाँ पर बहुत ही मीनिंगफुल इंसाइट हमें मिलेंगे सर के थ्रू। क्यों विकास जी? एकदम एकदम। और सर इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि छोटा सा इंट्रो मैंने आपका दिया कि आप डीन हैं लॉ कॉलेज देहरादून के, प्रो वाइस चांसलर हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के। लेकिन जब हम राजेश बहुगुणा की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो राजेश बहुगुणा का मूल क्या है, कहाँ से आते हैं, किस तरह इस क्षेत्र में वो उनकी एंट्री हुई है? धन्यवाद। देखो, आपने मूल की बात करी है, तो जोशी जी ये तो सर्वविदित है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जितने भी लोग हैं वो कहीं से ना कहीं से आकर के बसे हैं। और बहुगुणाओं की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग वेस्ट बंगाल से आए और साबली, बुगानी ये हमारे मुख्य गांव हैं। उसके बाद हमारा सेकंड माइग्रेशन हुआ और वो हुआ देहरादून में कालडी गांव। ये कालडी गांव देहरादून का एक सबसे प्राचीन गांव है जहाँ आज IM है। और हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हमारा यहाँ से भी माइग्रेशन हुआ IMA की वजह से। फिर हम पचवादुन में एक जगह है, वो है थान गांव। तो हमारा परिवार वहाँ जाके बसा और वो फिर अगेन वो एक पहाड़ी क्षेत्र आ गया था, तो वहाँ से भी माइग्रेशन हुआ। और जहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी का जन्म हुआ वो है बड़ों वाला गांव, भाववाला बड़ों वाला, एक पचवादुन के प्रसिद्ध गांव है, यहाँ पे हुआ। और अगर आप मेरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन इसी भाववाला गांव के प्राइमरी स्कूल में मैंने ली, 5वीं तक की एजुकेशन। लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि 7 साल की उम्र में मेरी माताजी का देहांत हो गया और पिताजी का भी देहांत हो गया, जिसकी वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा और संघर्ष के लिए शहर की तरफ आना पड़ा। मैं तो ये कहता हूं कि मैं 8 साल की उम्र में ही बालिग हो चुका था, क्योंकि मेरी अपनी यात्रा वहीं से शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं देहरादून आया, अपने एक कजिन साहब के पास में रहने लगा, तो यहाँ पे राजपुर रोड पे 70 के दौर में एक स्कूल था, आज भी है वो, 55 राजपुर रोड, तहसील स्कूल के नाम से फेमस था। आज के दौर में भले ही वहाँ पे छात्र ना जाते हों या कम जाते हों, लेकिन उस दौर में ये एक बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल हुआ करता था और बड़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ पे मैंने 8वीं तक की पढ़ाई करी और बड़े ही अच्छे गुरुजनों का वहाँ पे हमें आशीर्वाद मिला। लेकिन उसके बाद फिर किस्मत ने एक ऐसा पलटा खाया कि क्योंकि मुझे खुद संघर्ष करना पड़ रहा था, खुद कमाना था और आगे का जीवन चलाना था, तो मैं उसके बाद 8वीं यानी कि जूनियर हाई स्कूल के बाद फिर मुझे किसी विद्यालय में जाने का अवसर नहीं मिला और मेरी सारी क्वालिफिकेशन अप टू ग्रेजुएशन एक प्राइवेट छात्र के रूप में हुई। पर इसी दौर में मुझे क्योंकि कुछ करने की ललक थी और हम पर्वतीय लोगों का या मेरे परिप्रेक्ष्य के लोगों का उस दौर में क्या सपना था कि एक छोटी मोटी नौकरी लग जाए, भले ही वो चपड़ासी हो, कुछ हो, लग जाए। लेकिन इस बात में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मात्र 16.5 साल की उम्र में मेरा चयन भारतीय वायुसेना में हो गया और मैं कर्नाटका में ट्रेनिंग के लिए चला गया और मुझे एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भारतीय वायुसेना के रूप में कि मैंने वहां से अपनी शिक्षा पूरी करी।
भले ही प्राइवेट सही, शिक्षा पूरी करी। मैंने जोधपुर में रह करके लॉ की शिक्षा पूरी करी, फिर मैंने एलएलएम किया, और उसके बाद आगे का जीवन आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया इंडियन एयरफोर्स से, और अब शिक्षक जीवन में मैं आ गया। बहुत मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। कल्पना, इससे पहले कि लॉ के सवाल पूछे, मैं एक और सवाल आपके तरफ दागना चाहता हूँ। आप एयरफोर्स में थे, आपके पास एक अच्छा खासा करियर था, और एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब आप जो है किसी सरकारी नौकरी में होते हैं या किसी वेल स्टैब्लिश्ड नौकरी में होते हैं तो आपको लगता है कि यार ठीक है यार, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उससे पिवट कर पाना, उससे पिवट कर जाना और फिर लॉ में आना, और फिर आज आप जो है लॉ कॉलेज देहरादून के डीन के तौर पे काम कर रहे हैं। सर, ये जर्नी कैसी रही? क्योंकि कई बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैंने एक कोर्स कर लिया है, अब दूसरा कोर्स करूंगा तो फिर पैसे भी बर्बाद होंगे, पता नहीं करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल, इन विकास- चैलेंजेस से कैसे जाएं? विकास जी ने एकदम सही कहा, और ये बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन भी होता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएं या प्राइवेट की तरफ जाएं। तो आपने तो दोनों में ही काम कर रखा है, तो आप बच्चों को कैसे गाइड करते हैं इसमें? देखिए, जब मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ तो मैं काफ़ी संतुष्ट था, और एक जीवन जो है एक ढर्रे पे आ चुका था। मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और दिनचर्या एक अच्छे से चलने लगी। उसी दौर में एक घटना हुई जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इत्तेफाक था कि डीएवी पीजी कॉलेज के जो सेक्रेटरी थे कानपुर में, जोगेंद्र स्वरूप जी, वो किसी वजह से उनका जोधपुर आना हुआ, और 1 घंटे तक हम दोनों को साथ रहना पड़ा। वार्तालाप के दौरान में उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी, आपने तो एलएलएम कर रखा है और हमें लॉ के लिए टीचर ही नहीं मिल रहे हैं, और मैंने तो समझ लो आपका इंटरव्यू ले लिया। तो आप क्यों नहीं, आप इस जॉब में हैं, आप बार बार ट्रांसफर होते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आप देहरादून आ जाइए, आपका होम टाउन है। मैंने कहा फिर मेरा अपॉइंटमेंट। अब वो सेक्रेटरी थे दयानंद शिक्षा संस्थान कानपुर के, उन्होंने कागज निकाला, वहीं पे लिख दिया, कह रहा मैंने ये टेम्परेरीली दे दिया, आपका अपॉइंटमेंट कानपुर में हो जाएगा। फिर मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। उस समय दिमाग में एक बात थी कि यार हमारे प्रदेश में एलएलएम है ही नहीं। एलएलएम की मात्र 15 सीटें थी गढ़वाल में और कुमाऊं में, और बच्चों को अवसर ही नहीं मिलते थे। और दूसरी बात, 5 ईयर कोर्स नहीं था यहाँ पे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा कि यार हमारे प्रदेश में अगर 5 ईयर कोर्स आ जाए, एलएलएम आ जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो। उसी दौर में मेरा परिचय श्री जितेंद्र जोशी जी से हुआ, और वो एक लॉ कॉलेज प्रारंभ करने के बारे में विचार कर रहे थे। मैंने तो मुझे तो मुंह मांगी सौगात मिल गई, ठीक है। तो मैं उनके साथ में जुड़ा, और उसके बाद हमने सबसे पहले 5 ईयर लॉ कोर्स लेके आए, और उसके साथ साथ जो बड़ी बात थी वो ये थी कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे एलएलएम करने के लिए जोधपुर जाना पड़ा, और मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे पहाड़ों में हैं जो एलएलएम करने के लिए शायद जा ना पाए। तो मैंने उनसे कहा कि हम एलएलएम लेके आएंगे, और मुझे याद है कि जब मैं एलएलएम की फाइल लेकर के शासन के पास गया, तो जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे पूछा कि एलएलएम है तो यहाँ पे 15 सीटें और कुमाऊं में भी हैं, तो आप ले आएंगे तो क्या अलग हो जाएगा। मैंने उनसे एक ही बात कही कि लॉ कॉलेज हमने खोला, और आने वाले टाइम में बहुत सारे लॉ कॉलेज खुलेंगे, लेकिन शिक्षक आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहां एलएलएम है ही नहीं, और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगा तो नेट कैसे होगा, नेट नहीं होगा पीएचडी कैसे होगा, तो आप क्या कर लोगे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अगर एलएलएम यहां पे चलाऊंगा
लॉ कॉलेज देहरादून में तो मैं इतने टीचर पैदा करूंगा कि बाहर से टीचर नहीं, यहां से बाहर टीचर जाएंगे। और आज की डेट में मुझे बहुत हर्ष है, खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी अच्छे शिक्षा संस्थान हैं, लॉ चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे पहली बात तो 3-3, 4-4 बच्चे यहाँ के ट्रेन करे हुए हैं, नहीं तो 1-2 तो है ही। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आया और चीज़ें आगे चल रही हैं। सर, लॉ कॉलेज देहरादून की आपने बात की, और उत्तराखंड में जब हम बात करते हैं लॉ कॉलेजेस की, तो लॉ कॉलेज देहरादून एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस नाम उभर कर आता है। लॉ कॉलेज देहरादून की जर्नी में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उन कुछ लोगों में से हैं जो इससे शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो लॉ कॉलेज देहरादून की शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने एक बताया कि आप एक एक्सपीरियंस आप लेकर आए थे जिसके ज़रिए आपको एक इंस्पिरेशन मिली, लेकिन जो पहला इंट रखा गया लॉ कॉलेज देहरादून का, कैसे वो रखा गया, कैसे इसकी शुरुआत की गई, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको जो है एक सहारा, एक नींव बनाने में अपना पूरा ध्यान लगाया? ये वास्तव में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि उस दौर में जब पूरे उत्तराखंड में 5 ईयर कोर्स नहीं था, तो जब ये विचार श्री जितेंद्र जोशी जी के मन मस्तिष्क में आया, तो उन्होंने मेरे जैसे 2-4 लोगों से संपर्क किया, जिसमें एक गोविंद प्रसाद शर्मा जी थे, एक डॉक्टर राजधर मैम थी, और मैं भी था। तो हम सब लोग उनकी मंशा के अनुसार काम करने लगे। और हमने ये देखा कि यार, हम तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, डीएवी पीजी कॉलेज, काम भी नहीं करना पड़ता, तो हम क्यों जाएं? लेकिन हमने जो जज्बा देखा ना जोशी जी के अंदर, हमने कहा यार, प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ भला होगा। तो हम इनके साथ में जुड़े और पूरे देश के जो बहुत श्रेष्ठतम लॉ कॉलेजेस थे, उनका अध्ययन किया गया कि किस प्रकार वो चलते हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार की गई। और यहां पे सर्वप्रथम 1 अगस्त 2002 को लॉ कॉलेज देहरादून की स्थापना हुई। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उसका जो इनॉग्रल लेक्चर था वो लेने का मुझे अवसर मिला, जूरिस्प्रूडेंस पे था वो। उसके बाद हम लोगों ने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आपको बताऊं, उस समय हम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड थे, और पहले ही रिजल्ट जो 3 साल बाद आया, हमने ये देखा कि विश्वविद्यालय के 9-10 कॉलेज उस वक्त थे, उनमें से मैक्सिमम मेरिट होल्डर्स हमारे यहाँ से आते थे, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे यहाँ से होते थे। हमारा तो उत्साह बढ़ गया, और उसके बाद लॉ कॉलेज की जर्नी आगे बढ़ती चली गई। आपने एक बात कही है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो कौन कौन लोग थे। देखो, एक बात है कि ये वो लोग थे जो सीधे सीधे काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी बड़ा काम एकांत में तो होता नहीं, अकेले भी नहीं होता। श्री जितेंद्र जोशी जी के पीछे जो बड़ी ताकत थी वो थी उनके परिवार की। मुझे याद है कि श्रीमती अनुराधा जोशी जी, डॉक्टर अभिषेक जोशी जी, मिस अंकिता जोशी, और जो निर्माण कार्य में दक्ष थे श्री जगदीश जोशी जी, ये एक बड़ी टीम काम करती थी, और जो राय हम देते थे उसको बिल्कुल धरातल पे उतारने में मदद करती थी। ये जो कंबाइंड एफर्ट चला, इसने जो है वास्तव में एक बहुत खूबसूरत अर्थपूर्ण विधि संस्थान की स्थापना में सहयोग किया। बिल्कुल सर, हम जब एजुकेशन सेक्टर की बात करें
तो देहरादून में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले लॉ कॉलेज का ही नाम आता है, तो इसमें क्या अलग एक्स फैक्टर है जो बाकी लॉ कॉलेजेस में नहीं मिलता? क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया था तो बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उसमें लिखा था कि ये फैक्ट्री है जहाँ से हाई क्वालिटी लॉयर्स एंड जजेस निकलते हैं, तो इसका क्या एक्स फैक्टर है? देखो, कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय या संस्थान वो खाली बिल्डिंग से नहीं बनता। उसको बनाने के लिए एक तो मैनेजमेंट का विजन होना चाहिए, लीडरशिप का विजन होना चाहिए और मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब लॉ कॉलेज देहरादून की स्थापना की गई तो आदरणीय जितेंद्र जोशी जी का मकसद था कि एक वर्ल्ड क्लास शिक्षा संस्थान की स्थापना करूं। जब ये लीडरशिप मेरे हाथ में आई तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हमने आंदोलन लड़ा, उत्तराखंड आंदोलन लड़ा, और किन बातों को लेकर लड़ा उनमें से एक थी कि हमारे यहां पे अधिकारी होते नहीं थे, बाहर से अधिकारी यहां आ जाते थे। मैंने ये निश्चय किया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इतने पीसीएस पैदा करूंगा कि वो उत्तराखंड के अलावा विभिन्न राज्यों में जाकर के सेवा करेंगे और हम कहेंगे कि अब हम भेज रहे हैं। तो उसके लिए एक रणनीति बनाई गई और वो रणनीति थी कि हम अपने सिलेबस को ऐसा डिजाइन करें कि जाने अनजाने में पढ़ते पढ़ते ही बच्चा उन चीजों को सीख ले जो कि वो अन्य संस्थानों में पढ़ने के बाद कोचिंग में सीखता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इंडियन पॉलिटिक्स। तो हमने पॉलिटिकल साइंस को मेजर सब्जेक्ट बना दिया। 8 पेपर पॉलिटिकल साइंस के रख दिए। लोगों ने कहा यार कर क्या रहे हो, पर दिमाग में तो कुछ और चल रहा था ना। विजन बहुत दूर का था। जब वो बच्चा सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, थिंकर्स को पढ़ रहा है, फिलोसोफर को पढ़ रहा है, उसने गांधी पढ़ा था, अब वो गांधीजम पढ़ रहा है, उसका तो विजन ही बदल गया और उसके साथ साथ लॉ पढ़ रहा है। तो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, जब वो जुडिशियल सर्विसेज में जाता है, तो ये न केवल उसका रिटन पेपर में मदद करते हैं बल्कि इंटरव्यू में उसका विजन इतना क्लियर होता है। तो विजन कहां से इंटरव्यू में आता है? शब्द तो अंदर होने चाहिए ना, ज्ञान अंदर होना चाहिए, निकल के आ जाता है, भाषा की कोई बात नहीं है। तो इस तरह का जो सिलेबस यहां पे डाला गया। दूसरी बात, लॉ कॉलेज देहरादून में हमने कहा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि प्रोफेशनलिज्म शुड बी इन योर ब्लड। अगर आप प्रोफेशनलिज्म को नहीं समझ रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस ना हो। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो ओवरनाइट नहीं सीखी जाती, स्टेप बाय स्टेप स्पॉन्टेनियसली सीखी जाती है। मसलन एक बच्चा जिसने जिंदगी में टाई नहीं पहनी, उसने तो कोट में तो रोज पहननी है, गर्मियों में भी कोट पहनना है। 5 साल के अंदर उसमें वो हैबिट डेवलप हो गई। एक बात है ये ड्रेस सेंस, क्योंकि एडवोकेट की पहचान ही ड्रेस से है, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीजें कैसे बदलती हैं जब आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर दोगे, और वो एटमॉस्फेयर हम लॉ कॉलेज में देते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, फैक्ट्री वाली, फैक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि फैक्ट्री में तो एक पर्टिकुलर चीज गढ़ी जाती है
पर ये यहाँ students तो के comment है। ऑप्शनल, यहाँ तो बड़े बड़े बहुत एवेन्यू खोल दिए जाते हैं उसके लिए। तो इसके लिए एक बात और है कि जो जुडिशरी का सिलेबस है वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी सफलता में ना एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो होती है वातावरण। और इतनी सफलता के बाद जो छात्र मेरे यहां आते हैं, यकीन मानिए 40% छात्र जज बनने का सपना लेके आते हैं। उनके पेरेंट्स का एक बड़ा सपना होता है कि देहरादून में जाएंगे, लॉ कॉलेज देहरादून में हम तो जज बनेंगे ही। अब ये जो वातावरण बन जाता है ना, तो वो चर्चा में भी वही आता है, दिखाई भी वही देता है। चयनित लोगों का फेलिसिटेशन देखते हैं, चयनित लोगों से बात करते हैं, अपने एलुमनाई से बात करते हैं, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है। देखो, आपको एक इस बात से समझिए, एक मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। देहरादून एक ऐसा शहर है, मेरा शहर है, और उत्तराखंड भी कहूं मैं, कि सबसे ज्यादा डिफेंस ऑफिसर पैदा हुए। अब कभी सोचिए इसके पीछे कारण क्या था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कैडेट्स हैं, पहले साइकिल लेकर के शहर में घूमते थे। जब हम छोटे छोटे थे हम उनको देखते थे हेयर कट के साथ में, एक ही बात दिमाग में आती थी, काश मैं भी यही बनूं। प्रयास शुरू हो जाते थे। ठीक यही बात, ये परिकल्पना और ये जो अवधारणा है, ये हर जगह लागू होती है। ह्यूमन नेचर है, जो देखता है उस पर अमल करता है, प्रभावित होता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये एक विशेष कारण मैं कहूंगा कि जिसने, और परमात्मा के आशीर्वाद से लॉ कॉलेज देहरादून में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। मेरे टीचर्स जितने हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की मदद से कि आज आप फैक्ट्री कहने को। ये तो स्टूडेंट के कमेंट है। सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि देहरादून लॉ कॉलेज में स्टूडेंट को कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाएंगे जो वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? अच्छा, देखिए, जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, इसका जो बेसिक कोर्स होता है वो होता है BA LLB। हम उसको ऑनर्स के रूप में कराते हैं। जब ऑनर्स कराते हैं तो 8 कोर्स उसे और पढ़ने पड़ते हैं उसके साथ में, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक कॉम्पैक्ट डिग्री हो जाती है BA LLB ऑनर्स। इसके अलावा एक ऑप्शन है BBA LLB ऑनर्स का। ये दोनों के दोनों ऑप्शन उन बच्चों के लिए हैं जो 12th पास करके आते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही ग्रेजुएट हैं तो फिर आप LLB ऑनर्स के लिए जाएंगे। जो बच्चा BA LLB ऑनर्स की सोच रहा है, उसको करीब 20 पेपर अन्य सब्जेक्ट्स के पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, है ना, इंग्लिश, ठीक है, और हिस्ट्री, इनके पढ़ने पड़ते हैं। और बाकी लॉ सेम होता है। ठीक इसी तरह से जो BBA LLB की सोच रहा है, उसे भी 20 पेपर जो और देने हैं वो 3 सब्जेक्ट के होंगे। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, HR मैनेजमेंट होगा, मार्केटिंग होगा। इसका बेसिक सीखना पड़ता है उनको। इसके अलावा जो लॉ कर रहा है वो, उसके लिए सब पेपर लॉ के ही होते हैं। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, वो हमारे यहाँ से LLM कर सकता है। और LLM के लिए उसकी जो मुख्य ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ PhD की भी सुविधा है, डॉक्टरेट कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट एजुकेशन अंडर द सिंगल रूफ, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तो लॉ का कंप्लीट पैकेज है, लेकिन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी अब सिर्फ लॉ तक सीमित नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, मीडिया भी है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो इसमें एक डाउट स्टूडेंट का हमेशा रहता है कि इतने सारे ऑप्शन है, मैं सेलेक्ट किसको करूँ? तो सर, आप कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए, जब हमारी 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है
तो ये अमूमन हमारे देश में, उत्तराखंड में तो है ही है। सारे रिश्तेदार कितने परसेंट आए, क्या कर रहा है बच्चा, ये एक दौर शुरू हो जाता है और बहुत सारे सलाह देने लगते हैं कि आजकल तो इंजीनियरिंग का दौर है, नहीं आजकल लॉ का दौर है, ठीक है। तो इनफैक्ट चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो पेरेंट हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसका जवाब मैं अपने एक प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दिया गया है, उसके रेफरेंस से आपको देना चाहूं। हमारे यहाँ वेद हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं। तो ये कहा गया है कि जो वेद हैं वो भी अलग अलग रास्ते बताते हैं, श्रुति भी अलग अलग रास्ते बताते हैं, गंतव्य सेम हो सकता है, और स्मृति भी अलग अलग रास्ते बताते हैं। और एक भी धार्मिक गुरु ऐसा नहीं कि जिसके व्यू हूबहू दूसरे से मिलते हों। तो इंसान एक चौराहे पे आके खड़ा हो गया ना, किसको माने, क्या करे, उसका जवाब हमारे शास्त्रों में दिया गया है। राइट पाथ इज दैट इज फॉलोड बाय वर्चुअस मैन। सही रास्ता वो है जो बुद्धिजीवियों ने अपनाया है। अब आपको जब यह तय करना है जीवन में कि रास्ते बहुत है, मैं जाऊं कहां, तो आपको अपनी एनर्जी इस पे लगानी है कि बुद्धिजीवी कौन है। इसको जरा अगर हम विस्तार से समझे, बुद्धिजीवी का मतलब है सक्सेसफुल पर्सन। आप ये देखिए कि आप कहां, किसके जैसा बनना चाहते हैं। हु इज योर हीरो? इवन आई से इफ योर फादर इज योर हीरो, छोड़ दीजिए बाकी, आप देखिए कि उसने कौन सा रास्ता अपनाया। अगर वो टॉप क्लास इंजीनियर है तो उन्होंने कैसे कैसे किया, या कोई दूसरा और रोल मॉडल। जब आप मंजिल को ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग प्रो एंड कॉन्स हैं, उनमें आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो आपको काउंसलिंग कर रहा है वो अच्छाइयों की तरफ और बुराइयों की तरफ ले जा सकता है। आपने अपना दिमाग उस पे लगाना है जो सफलतम व्यक्ति है, राइट पर्सन। वो रास्ता अपनाना है जो बुद्धिजीवियों ने अपनाया है। बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने। कल्पना, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा आपको। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। कि हम जब एक सही व्यक्ति का अनुसरण करते हैं तो सही चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। लेकिन जब आप लोग लॉ की इतनी चर्चा कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब हम लॉ कॉलेज देहरादून की बात कर रहे हैं, और लॉ कॉलेज देहरादून एक अम्ब्रेला के अंदर आती है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के अंदर। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में अपने आप में एक बड़ा नाम है, यहाँ जैसे कल्पना ने कहा ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर, मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की जर्नी पे भी जाना चाहूँगा। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी क्योंकि इतना बड़ा नाम आज बन चुका है, कैसे इसकी जर्नी रही, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और कैसे आप सब लोगों ने मिल करके इसको आज इतना बड़ा ब्रांड बनाया है, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, जब लॉ कॉलेज देहरादून वेल इस्टेब्लिश हो गया तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे दिमाग में आई और उसको हमें फेस करना पड़ा कि हमारे मैनेजमेंट का विजन तो था एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट को स्थापित करना और एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट देना। लेकिन होता क्या था, लॉ के स्टूडेंट को हर साल 1 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसने अपनी इंटर्नशिप फॉर एग्जांपल फिक्स कर दी सुप्रीम कोर्ट में, उसको मिल गया कंसेंट लेटर कि आप आ जाइए। यूनिवर्सिटी में पेपर ही पोस्टपोन हो जाते थे। अब वो बच्चा, उस दौर में मैं किसी की कमी ना बताते हुए ये कहता हूं, कोई अन्यथा भी ना ले, कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में शायद ही कोई ऐसा साल जाता होगा कि जिसमें एग्जाम पोस्टपोन ना हो। तो हम प्लानिंग जितनी करते थे अपने बच्चों के करियर के लिए, वो प्लानिंग फेल हो जाती थी। इवन
जो वो पास आउट बच्चा होता था उसको डिग्री मिलते मिलते 5 साल के 5.5 साल लग जाते थे। तो जो बच्चा उत्तराखंड में हमारे पास में एक बड़े सपने के साथ आता था, उसके तो सपने चकनाचूर हो जाते थे। तो ये सुझाव आया और आदरणीय जितेंद्र जोशी जी ने कहा कि अब हमें अपने विश्वविद्यालय की तरफ जाना चाहिए। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बहुत सोच समझ के की गई और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, सारी औपचारिकताएं पूरी की गई और ये कार्य प्रारंभ हुआ। तब हमारे जो 3 टॉप संस्थान थे उस वक्त के, हमारे पास में लॉ था, मैनेजमेंट था, इंजीनियरिंग था, ये रनिंग थे। इन तीनों को मर्ज करके उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसके बाद एक सफलता, फिर दूसरी सफलता, सफलता के बाद सफलता, तो फिर हमने जो मुख्य ब्रांचेज एक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए उनको प्रारंभ करना शुरू किया। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के अलावा चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो लिबरल आर्ट हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ठीक है, चाहे वो एविएशन ब्रांच हो और इंजीनियरिंग की भी सारी ब्रांचेज, ठीक है, और चाहे वो हेल्थ साइंस हो, ये सारी की सारी ब्रांचेज बन करके एक विस्तृत वृक्ष बन गया। तो इस तरह से ये शुरुआत इसकी शुरुआत हुई। अब जब आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो आप जितेंद्र जोशी का जब नाम आता है तो एक बड़ी मुस्कान जो है आपके चेहरे पर पसर जाती है और उसका कारण होना भी चाहिए। जितेंद्र जोशी जी ने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, आज चेयरमैन हैं और एक क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ फेजेस होते हैं जिनको उनको पार करना पड़ता है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जब तैयार हो रही थी, अगर मैं जितेंद्र जोशी जी के बारे में बात करूं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता उनके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आप वन ऑफ द सीनियर्स हैं यहाँ के, तो जितेंद्र जोशी के बारे में बताइए सर कि किस तरह की वो शख्सियत हैं और कैसे उन्होंने इतने कम वक्त में इतना बड़ा मुकाम जो है हासिल किया है और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हमें नज़र आ रही है। नहीं, ये प्रश्न बड़े लाइटर मोड में इसका जवाब देना चाहता हूं मैं। जितेंद्र जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर वो मिट्टी को हाथ में ले लेना वो सोना बन जाती है। ये कहावत भी है, ये चर्चा भी है और ये 100% सत्य है, क्योंकि 22-23 सालों से मैं उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं। तो जो मैंने खास बातें देखी हैं उस शख्सियत की, एक तो वो छलांगे मारने के आदी नहीं है। एक संस्थान खोला, उस संस्थान को इस्टेब्लिश किया, जांचा परखा, तब दूसरा, तब तीसरा। एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, संस्थान चलता है व्यक्तियों से और व्यक्तियों की पहचान उसके तो वो माहिर हैं। जो टीम उन्होंने जोड़ी, जो लोग उन्होंने जोड़े, वो अपने आप में नगीने थे, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति आपसे कब बंधा रह सकता है? राजेश बहुगुणा 23 साल तक कब रह सकता है? जब उसके रहने का कोई कारण हो। यहां पे तमाम 500-600 कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, वो आज हमसे इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनके रहने का यहां कोई कारण। तो जोशी जी ने इसको एक परिवार के रूप में देखा। वो प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखते हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो एक माली हो, अटेंडेंट हो। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों का उनके साथ लगाव। दूसरी बात, सफलता का एक और जो खास चीज मैंने नोट की है कि वो व्यक्ति विश्वास करते हैं। जब आप हर फील्ड को अपने हाथ में लेते हो
तो नुकसानी होती है। वो जिस काम को करते हैं उस काम के विशेषज्ञ से बात करके राय करके अपनी राय देते हैं। कभी ये कहा ही नहीं कि भाई मुझे ये पता ही ऐसे होगा। आप बताइए बहुगुणा जी, आप बताइए कि लॉ में अगला कोर्स हम कौन सा शुरू करेंगे और क्यों करेंगे। तो जब इस तरह के फैमिली एटमॉस्फेयर में काम होता है ना, तो वहां तरक्की होनी ही होनी है। भाग्य के तो धनी है, पर उनका आचरण, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि वो महत्वपूर्ण है। साथ में जैसे मैंने कहा कि परिवार का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है, और ये सारी चीजें जब साथ मिल जाती हैं तो सफलता तो होगी ही होगी। होगी होगी। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि जैसे जितेंद्र जोशी जी का जो इंट्रोडक्शन हमने आपसे सुना, उसमें लीडरशिप की बड़ी बात आती है। सर एक जो हमारे स्टूडेंट है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम लॉ के क्वेश्चंस भी सर के सामने पुट करेंगे, लेकिन एक सवाल और सर जितेंद्र जोशी जी को लेकर के, जितेंद्र जोशी जी से क्या ऐसे लीडरशिप लेसन्स हो सकते हैं, क्योंकि वो उस फलक पर बैठे हुए हैं जहां हर कोई जाना चाहता है, सफलता हर कोई पाना चाहता है। सफलता पाने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटीज़ आप जितेंद्र जोशी जी में देखते हैं, उनमें से 2-3 ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि हर व्यक्ति को सफल होने के लिए अपनाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए? बहुत सही कहा आपने। एक तो मैं, जो हमारे बच्चे हैं, खासकर उत्तराखंड के बच्चे, उनको अगर वो वास्तव में जितेंद्र जोशी की शख्सियत को समझना चाहते हैं, तो अभी एक उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, धैर्य पथ। वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। आदरणीय गवर्नर साहब ने उसका विमोचन किया। उस किताब में जितेंद्र जोशी के जन्म से लेकर के इस मुकाम तक की पूरी यात्रा को बताया गया है, और बहुत साधारण शब्दों में बताया गया। कैसे एक बच्चा गढ़वाल में पैदा होता है, शिक्षा के लिए मीलों मील स्कूल में जाता है, बस्ता टांग करके। आप समझ रहे बात को? तो आपने उत्तराखंड के बच्चों की खासकर बात करी है। अगर वो उसको किताब को पढ़ते हैं तो उन्हें अपना जीवन रिकलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई शहर में बैठा हुआ पढ़ता है, उसे लग जाएगा कि यार मैं जब गांव में था तो मैं कैसे करता था। इस सब के साथ साथ एक चीज और है कि कुछ लोग समर्थ भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं, लेकिन उनमें हौसला नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो सोचते रहते हैं कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। जोशी जी कहते हैं, बहुगुणा जी करो ना यार, देवी वरदान नहीं देगी, घर तो आने देगी। इसलिए जो मन में आया, जो आइडिया आया, उस आइडिया को क्रियान्वित नहीं करोगे ना, वो पेपर है। आज पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और वर्तमान सरकार की जो विजन है, वो सिर्फ इसी पे काम कर रहा है कि जो आइडियाज हैं, चाहे वो कॉमन मैन के हों, चाहे वो स्किल्ड मैन के हों, शिक्षकों के हों, विशेषज्ञों के हों, उन आइडियाज को लाइए, उन पे काम कीजिए, और अगर फलीभूत होते हैं तो पेटेंट कीजिए। तो ये वाली जो कला है ना उनकी, ये हमें सीखनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने सर। जितेंद्र जोशी जी की बात हो रही है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, और अब राजेश इसी में- बहुगुणा को हम जान रहे हैं। कल्पना, मैं रोकना चाहूँगा, इससे पहले एक सवाल मैं और रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल्पना के पास बहुत सारे सवाल हैं जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए वो उठाकर लाई हैं, और लॉ स्टूडेंट्स के सवाल पूछना चाहती हैं। लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि मैं पहाड़ को मैंने खुद जिया है, मैं पहाड़ से खुद आता हूँ, जब बच्चे यहाँ आते हैं तो एक सफलता का मुकाम जैसे जितेंद्र जी ने हासिल किया, तो पहाड़ से चुनौतियों से पार करके वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन सर, जब हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप लोग शुरुआत से इससे जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जोशी हो गए, आप हो गए, और दूसरे कई लोग होंगे। अब जो है भविष्य की अगर हम बात करते हैं, आज हमें उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का फलक बहुत बड़ा नज़र आता है जब हम बाहर से देखते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग इंटरनल बैठे हुए हैं, आप लोगों का विजन है एक, तो आगे भविष्य में कहाँ कहाँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के कदम पड़ने वाले हैं, या क्या ऐसी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं कि भैया अब जो है हम इस कोर्स को भी यहाँ शुरू करने वाले हैं, या इस डिवीज़न या डिपार्टमेंट को भी हम शुरू करने वाले हैं? देखो, आपका जो प्रश्न है ना, मैं इसको एक दूसरे रूप में ले रहा हूं। आज 22-23 सालों में
ये जो संस्थान है जहां पहुंच चुका है, वहां से पीछे मुड़ करके तो देखने में आनंद ही आ रहा है। और रही बात आगे कोर्सेज की, वो तो चलते ही रहेंगे। मेडिकल, दूसरी चीज एग्रीकल्चर हमारा, ये एग्रीकल्चर को बहुत विस्तृत रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमने यहाँ पे एक लैंड दी है जहाँ पे कि एक बिल्कुल आदर्श एग्रीकल्चर संस्थान स्थापित होगा। मेडिकल की तरफ स्कूलिंग में आ चुके हैं, मतलब बहुत वो चल रहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि मैं उत्तराखंड का हूं और इससे देखो, अगला जो मुकाम होगा, आज उत्तरांचल विश्वविद्यालय करीब डायरेक्टली 1000 परिवारों का चूल्हा चल रहा है, इनडायरेक्टली पता नहीं कितने लोगों को लाभ हो रहा है। मैं किसी संस्थान की सफलता इस बात से भी आंकता हूं कि उसकी समाज में क्या भागीदारी है। जिस धरती पे रहकर वो पले, जहां के संसाधनों का प्रयोग किया, जहां का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम चीजें क्या वो भी लाभान्वित हो रही हैं। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय का मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एक बड़े भारी जन समुदाय को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और हमारे जो बच्चे विदेशों में शिक्षा लेने की सोच रहे हैं, वो तो यहां आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमने एक ऐसा हब तैयार कर दिया कि आज 17 राज्यों के बच्चे, उत्तरांचल 17 देशों के बच्चे उत्तरांचल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। और भारत के तो हर राज्य का और पड़ोसी देश भूटान वगैरह, इनके सबके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। और मात्र 160 सीट के साथ प्रारंभ हुआ ये संस्थान, आज 13,000 से ज्यादा बच्चे फिजिकली हैं और इतने ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो A+ विश्वविद्यालय हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा की भी अनुमति होती है। और आपको तो पता ही है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय उत्तराखंड का पहला A+ विश्वविद्यालय बना था, और उसके चलते ही हमें ऑनलाइन की भी परमिशन मिली। और आज जो है 25-30 हजार बच्चों का एक समुदाय यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा जो तमाम क्षेत्र है आसपास का, देखो कैसे लाभ हुआ, कितने पीजी बन गए। उत्तरांचल विश्वविद्यालय का जो कैंपस है उसमें मात्र 3-4 हजार बच्चा रहता है, लेकिन ये हजारों बच्चे बाकी तो भी तो रहते हैं। अरे जरा कल्पना कीजिए कि अगर 15,000 बच्चों को एक पेन खरीदना होगा तो वो अपने प्रदेश में थोड़ी जाएंगे, खरीदेंगे तो प्रेमनगर से। टर्नओवर की कल्पना कीजिए। तो ये है, इसमें जो है उपलब्धि को नापना चाहिए। जो आदमी प्रमोटर है उसकी तो तरक्की होनी ही होनी है, पर उसके साथ साथ समाज को वो क्या दे रहा है, वो चीज महत्वपूर्ण है। आज मैं अब इन 22-23 सालों में ही जो पहला कैंपस बना था हमारा यहाँ पे, हम 2005 में आए थे। इससे पहले ओल्ड कैंपस में थे, लॉ कॉलेज देहरादून ओल्ड कैंपस में था। फिर हम यहाँ पे आ गए 2005 में। मैं तब से लेके अब तक आसपास के क्षेत्र का विकास देखता हूं, परिकल्पना से परे है। आसपास के गांव में, अरे जो लोग हमारे पास हमें कहते थे कि यार एक छोटी सी नौकरी दे दो, चपड़ासी की दे दो, अब उन्होंने क्या किया, अपने घर के 2 कमरे पीजी में दे दिए पूरे परिवार का। तो इस रूप में मैं देख रहा हूं। देखो, टू बी वेरी फ्रेंकली, शिक्षा में तो बढ़ते ही जाएंगे। विश्व स्तर की रैंकिंग हो रही है। अभी जो है यूरी रैंकिंग का परसों ही आया है। यूरी रैंकिंग में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को 2 क्राइटेरिया में तो उत्तराखंड में प्रथम और विश्व में सेकंड नंबर पे दिया गया। और यूरी रैंकिंग के मतलब एक महत्वपूर्ण रैंकिंग है ये, जिसमें स्थान बनाना
तो फिर खुद ही बताता है कि आगे की दिशा और दशा क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी विकास जी ने पहाड़ की बात की थी, आपने समाज की बात की, तो इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पहाड़ में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और वहाँ पे इंग्लिश भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको डायरेक्शन कैसे दी जाए लाइफ में? देखो कल्पना, ये सवाल अमूमन अधिकतम बच्चों के दिमाग में ये रहता है। संसाधन कम है, नेट नहीं है, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, और वो इन चीजों पर ही चर्चा करते रहते हैं। मैंने माँ बाप भी देखे, यार लड़का तो मेरा बहुत बढ़िया था, पर क्या करूं, मेरे पास ये नहीं था, ये कामयाब नहीं हो सका। कुछ चीजों में ये मिथ है। आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने अंग्रेजी शिक्षा 8वीं से पढ़नी शुरू करी, ABCD, and now you can see I am taking entire classes in English medium। तो ये तो जज्बा होना चाहिए ना पढ़ने का। दूसरी बात, हमेशा आपकी अयोग्यताएं हानिकारक नहीं होती। आपकी विकलांगताएं, आपकी अयोग्यताएं कब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएं, ये आपको नहीं मालूम। मैं अपना ही उदाहरण शेयर करूंगा। 8 साल की उम्र में अनाथ हो गया था। इससे बड़ी अयोग्यता क्या हो सकती है? आदमी सोचेगा कि अब तो ये खत्म है, लेकिन मुझे एक अलग गोल मिला और मुझे लगा कि यार मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और एक के बाद एक काम करता चला गया, पढ़ाई भी करता चला गया, सब कुछ चला गया। अब आप बताइए, मैं कई बार देखता हूं कि मेरे साथ के ही बच्चे उस टाइम पे जब मैं अनाथ हुआ, जब वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, आज वो वहां नहीं है जहां मैं पहुंच पाया। क्यों? उनकी योग्यता उनके लिए विकलांगता बनी और मेरी विकलांगता मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनी। तो इन चीजों को हमें नहीं रोना चाहिए। आप समझ रहे बात को? जिस परिस्थिति में आप वहां से बेस्ट निकालने की कोशिश करो। और जो आप देखो, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इन बच्चों के लिए खासकर, कई बार बच्चों को आता है कि यार मेरी तो परसेंटेज जो है 60% है और ये ट्यूशन, बड़े बड़े ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इनके 97% है। मेरा अपना अनुभव है, अनेकों बार ये वाली जो योग्यता है ना, कितनी खतरनाक होती है जब आप PCS का, IAS का, जुडिशरी का इंटरव्यू देते हैं या लेक्चरशिप के लिए हमारे पास आते हैं, एंड व्हेन यू शो 97%, मेरी तो एक्सपेक्टेशन अलग ही होगी आपको पूछने की। और जब आप 60%, 70% की बात करेंगे और आप 90% वाला बोलेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा, न कि जब आप 97% वाला दिखाएंगे और 50% वाला बोलेंगे। तो ये चीजें हैं, मतलब आप इसको लेते किस रूप में हो, अपनी कमियों को, अपनी विकलांगता को किस रूप में लेते हो, इसको लेकर के ना बैठना नहीं, आगे बढ़ो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। जैसे कि आपने कहा कि योग्यताएं आपको खुद तैयार करनी पड़ती हैं और कभी कभी अभाव जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सर एक अभाव इसके अलावा ये हो जाता है जो इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल हो जाता है। अब पहाड़ की हम बात कर लें, चाहे यूपी के किसी गांव की बात कर लें, एक बच्चा वहाँ से निकलता है, वो शहर की चकाचौंध में आता है, ढेर सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जाऊँ या दूसरे कॉलेज जाऊँ या तीसरे कॉलेज जाऊँ, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि जब मैं किसी चीज़ को चुनना चाहता हूँ, मैं लॉ करना चाहता हूँ या फिर मैं मास मीडिया करना चाहता हूँ, किसी संस्थान का, शिक्षण संस्थान का चयन मुझे कैसे करना चाहिए? क्योंकि मैं गांव से निकला हूं, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं और मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ वहाँ पर मैं क्या एक स्टेप वाइज फार्मूला अपनाऊं? क्योंकि आप खुद उस दौर से आए हैं, आपने वो स्ट्रगल देखा है, तो उस स्ट्रगल से हम समझना चाहते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है सही चीज़ का सही समय पर चुनाव कर सकता है। देखो, व्यक्ति के जीवन में
शिक्षा संस्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि एक बच्चा जो गांव से आया, जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो शिक्षा संस्थान का चयन कैसे करेगा? ठीक है ना। देखो, शिक्षा संस्थान का चयन करने के लिए आपको अपना उद्देश्य पहले देखना चाहिए और उसमें तोलना है। मैं लॉ की बात करता हूं। देखो, पहले देश में बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब एक बच्चा अगर लॉ करना चाहता है तो वो कहां करे? अब उसके सामने 2-3 चीजें आती हैं जिनको देखना है कि हर संस्थान किसी विशेष बात के लिए फेमस होता है ना। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं कॉरपोरेट में जाने के लिए, तो आपको एक संस्थान लगेगा कि आप मैं यहां जाऊं। और आप लॉ कर रहे हैं कि भैया मेरे को तो जज बनना है या कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, तो कहां जाऊं? आप लॉ कर रहे हैं कि मुझे तो भैया सरकारी नौकरी करनी है, मुझे तो एनजीओ चलाना है। लेकिन जो हमारे पहाड़ का बच्चा है, उसके पास आर्थिक संसाधन भी तो कम है ना। वो खाली कॉरपोरेट की बात को दिमाग के रख के उतने बड़े बड़े संस्थानों में नहीं जा सकता जहां पे 30-30, 40-40 लाख रुपए में लॉ कराई जाती है। तब उसे देखना पड़ता है एक ऐसे संस्थान को विच इज जो एक तालमेल है, जहां पे उसे वो सुविधाएं भी मिल रही हैं, खर्च भी कम है और साथ साथ उसके उद्देश्य की पूर्ति भी हो रही है। इसमें एक बात बहुत विशेष है और ये हमें जान लेना चाहिए। आज मैं जब दिल्ली से देहरादून आता हूं तो अमुक विश्वविद्यालय के अनगिनत बोर्ड बड़े बड़े दिखाई देते हैं और मैं ये सोचता हूं कि करोड़ों में, काउंट करने में कल्पना नहीं कर पाता कि कितने करोड़ का ये ऐड है। ये कौन दे रहा है? वो छात्र। वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका एक गिने चुने बोर्ड होते हैं, एक शहर में एक। इंफॉर्मेटिव, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कितना पैसा बचाया? वो फीस में कमी हुई। एक तो ये देखिए, आप चकाचौंध में मत आइए। चकाचौंध में जाने के बाद आपको दिक्कत भी हो सकती है। एवरीथिंग ग्लिटरिंग इज नॉट गुड। समझ रहे ना बात को? दूसरी बात यह है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल ढर्रे पे चल रहे हैं और कुछ संस्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल मॉडर्न उस पे चल रहे हैं। अब ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो फिट बैठते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के बच्चों के लिए वो संस्थान चाहिए विच इज यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। और वो कोशिश हमने लॉ कॉलेज देहरादून में की। आपको वो सारे के सारे डेटाबेस, वो सारे की सारी सुविधाएं जो किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में या विश्व स्तरीय मिल सकती हैं, वो भी हैं। लेकिन आपको गरिमा में भी रहना है। आपकी यूनिफॉर्म होगी, लड़कियां हैं तो उनकी यूनिफॉर्म होगी। चोंचलेबाजी को कोई जगह नहीं है। पर यह दुर्भाग्य है कि आज जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, अमूमन, हर एक बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, वो चकाचौंध की तरफ जा रहा है और उसे पता कब चलता है? जब 1-2 साल हो जाते हैं। फिर वहां से यू टर्न होता ही नहीं है, फिर दूसरी चीजें लगती हैं एक के साथ एक। ठीक है, तो ये चीज बच्चे को ध्यान रखनी है। अपना उद्देश्य, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा संस्थान कर रहा है, उस पे जाओ ना। आप लॉ करने नहीं आ रहे हो,
लॉ तो आप हर जगह से करोगे ना। आप आ रहे हो जुडिशियल ऑफिसर बनने, आपने कहा मैं एजुकेशन में जाना चाहता हूं, मैं कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट में भी जा रहा हूं, तो क्या कोई ऐसा संस्थान है जहां मुझे ये कमोर बेस सब चीजें मिल सकती है? जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपने भी कॉर्पोरेट लॉ की बात की, एजुकेशन सेक्टर की अलग से बात की, तो जब बच्चा 12th में होता है थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि लॉ का मतलब है या तो लॉयर या तो जज, तो कौन कौन से दूसरे विकल्प है जिसमें वो जा सकता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज की डेट में लॉ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अनगिनत विकल्प हैं, और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी पढ़ाई करने के बाद सोचता है मुझे प्लेसमेंट होना है। ये एक ऐसा सेक्टर है, आज आपकी डिग्री आई, कल आपका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, और आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी शुरू। मतलब 100% प्लेसमेंट है। लेकिन ये है ट्रेडिशनल चीज की हम कोर्ट प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं वो एजुकेशन के बाद दो ढाई साल तक बच्चे को और सपोर्ट करें, जब तक कि वो कोर्ट में थोड़ा स्टेब्लिश हो जाए। यकीन मानिए उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता। मेरे खुद के स्टूडेंट लॉ कॉलेज देहरादून के आज दिल्ली में बहुत अधिक मात्रा में है। बहुत सारे बच्चों की अपनी लॉ फॉर्म स्टेब्लिश हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम बच्चे हैं, हाई कोर्ट्स में है, कमीशंस में है, और देश का कोई हाई कोर्ट ऐसा नहीं जहां एलसीडी का बच्चा ना हो इन 23 सालों में। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर अब इन हाउस काउंसिल का भी जमाना आ गया है कि आपको कोर्ट में कभी नहीं जाना है, वो काम आपने वहीं पे बैठ करके करना है। तो जो लोग सीधे 9 से 5 की नौकरी के वो हैं, वो इसमें जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप है। देखो, सिंपल पीसीएस में तो जा ही रहा है, पीसीएस जे में जा रहा है, एपीओ में जा रहा है बच्चा। ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफिसर्स में जा रहा है, लॉ ऑफिसर्स होते हैं बैंक में। इसके अलावा एक सेक्टर और खुला है, वो है पीएसयूज, जैसे ओएनजीसी है, टिहरी डैम है ना। इस तरह के जितने पीएसयूज हैं इंडिया में, उनमें बहुत वैकेंसी है। लॉ की हर जगह वैकेंसी है। मतलब कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां लॉ नहीं। में कितने गिनवा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि भैया, अगर आप खुद प्रैक्टिस में आ गए और थोड़ा आपको सपोर्ट मिल गया, अच्छा चैम्बर मिल गया, अच्छी गाइडेंस मिल गई, तो रिटायरमेंट भी नहीं है ना। 90 ईयर्स की एज तक आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज जो टॉप लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी फीस कितनी, सिर्फ आने की। हाँ, तो इसमें तो अनगिनत विकल्प है। विकल्प हैं सर। एक एक सवाल सर मेरा ये पूछता है, क्योंकि हम जर्नलिज्म से आता हूँ, और हमारे यहाँ ना एक आपने वो कॉन्सेप्ट देखा होगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो चीज़ें बहुत होती हैं। जब बच्चा पहली बार कॉलेज में आता है या कुछ आता तो सोचता है कि मैं एंकर बनूंगा, तो उसी तरह क्या लॉ में जैसे होता है कि भाई मुझे जज बनना है, तो सर जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे जज बनने का मैंने लक्ष्य रखा हुआ है, तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या मुझे फेक एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं जिनको मुझे छोड़ना चाहिए शुरू करने से पहले? मैं एक्सक्लूसिवली जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर बात करता हूं, जज के लिए। अगर आपका सपना है कि मुझे लॉ करने के बाद जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरनाइट नहीं हो सकती। आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जो एकेडमिक्स है, इवन जो चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो सारी की सारी चीजें तो आप कॉलेज में पढ़ेंगे ही, पर आपको कुछ अतिरिक्त भी करना पड़ेगा। पहली चीज, आपके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। आप समझ लीजिए, है वैसे बड़ी महत्वाकांक्षी बात जो मैं बोल रहा हूं, कि आप जज बनेंगे नहीं, आज से बन गए हैं। किस तरह से वो व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। अगर आप जर्नलिज्म है
तो आप एक बैग टांग करके कैमरा हाथ में लेकर के टी शर्ट और टॉप वगैरह जो पहनते हैं उसमें घूम रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर आप एक लॉयर हैं तो आपका एटीट्यूड भी देखा जाता है, हाउ स्मार्ट यू आर पर्सनैलिटी वाइज, आपका कम्युनिकेशन, इनके ऊपर काम करना है। और एक और बात है, अच्छा सवाल पूछा आपने कि आज जो सक्सेसफुल लॉयर है, हु इज सक्सेसफुल लॉयर? सक्सेसफुल लॉयर इज हु नोज हाउ टू रीड द पल्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की पल्स को पहचानना जाने, और उसके लिए आपको समाज में होना चाहिए। आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके वकालत की महारत नहीं सीख सकते। दूसरी बात, अगर आपको वर्कआउट ही करना है, काम ही करना है, तो सबसे ज्यादा काम लैंग्वेज पे कीजिए। आज वो ही सफल वकील है जिसकी दोनों लैंग्वेज में महारत है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, क्योंकि आपने तो इस्तेमाल दोनों का करना है। कोर्ट में आर्गुमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और क्लाइंट मेरे पास आया वो तो बिल्कुल, और जो रीजनल लैंग्वेज में भी बोल सकता है उन चीजों को। तो आपको इन 5 सालों में ये करना है। सबसे ज्यादा काम अगर मैं अपने बच्चों से करवाता हूं तो वो लैंग्वेज में कराता हूं, क्योंकि जो लैंग्वेज का पेपर है ना, वो ही मेरिट बनाता है। क्योंकि लॉ आप भी पढ़ के आए, लॉ आप भी पढ़ के आए, लॉ आप भी पढ़ के आए, और 19-20 रहते हैं उसमें। और जो 100 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें आपको एस्से लिखने हैं, हिंदी में लिखने हैं, इंग्लिश में लिखने हैं, उसमें कभी कभी कुछ बच्चों के क्वालिफाइंग मार्क्स ही रह जाते हैं, कुछ बच्चों के 90 हो जाते हैं। तो अंतर देखो, अगर 20-30 नंबर का अंतर हो गया तो आपकी तो मेरिट कहां से कहां पहुंच जाएगी। ये एक राज की बात भी है जो मैंने आपको बता दी आज, कि मेरे जो बच्चे हैं वो डे 1 से, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो प्रेसी राइटिंग हो, चाहे वो वोकेबुलरी पे काम करना हो, वो करते हैं। मैंने फिर बोला आपको, कुछ चीजें ओवरनाइट नहीं हो सकती। आप चाहो कल मेरा पेपर है, आज मैं ट्रांसलेशन की तैयारी कर लूं, कर नहीं पाओगे। ये तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करवाते हैं। वो जानने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, वो जानने। वेरी ट्रू सर। एक सवाल और रखना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने भी पिवट किया है, आप एयरफोर्स में थे, फिर आप लॉयर की तैयारी करते हैं, आप लॉयर बने हैं। आपकी तैयारी कैसी रही, उसका एक फॉर्मूला जो आपने उस समय तैयार किया होगा, जैसे बच्चे तैयार करते हैं, टाइम टेबल बना लिया, 5 बजे उठूंगा, 7 बजे पढ़ूंगा, तो उस तरीके के, तो एक एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है एक लॉ स्टूडेंट का, जो वो फॉलो करे एंड जिससे उसको 90% तय है कि उसको सफलता मिलेगी। और या फिर राजेश बागुणा ने जो आप आचरण में लाया, रोड मैप फॉलो किया, वो आप जो है उनको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा जो मेरा टाइम था उसमें और अब के बदल टाइम गया में है। थोड़ा अंतर आ गया है, ठीक है ना। उस समय तो जो केस लॉज हम पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जा करके निकाल करके केस उनको पढ़ते थे, ढूंढते रहते थे, धूल मिट्टी होती थी, यहाँ पे रुमाल बांध करके जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन लकीएस्ट जनरेशन है। दे हैव एवरी इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल क्लिक। तो सवाल ये उठता है कि उसे करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने जीवन की वरीयताओं को पहचानिए। 2 एम होते हैं, एक होता है इमीडिएट एम और एक होता है अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम वो होता है जो आपने कहा मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूंगा, और इमीडिएट एम वो होता है कि जो आपने पढ़ना है और हर सेमेस्टर में रिजल्ट देना है। जो लोग अल्टीमेट एम के तो सपने देखते हैं और इमीडिएट एम को अपने सिलेबस से, वो सफल नहीं होते। दूसरी बात, लॉ के स्टूडेंट के लिए या इवन लॉयर के लिए भी बात करता हूं, यह जरूरी है कि ही मस्ट बी अपडेटेड। उसे हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। देखो, एक विशेष बात यह है
कि जो लॉ है ना वो बहुत सारे सोर्सेज से आता है। लॉ पार्लियामेंट भी बना रही है, सारे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना रहे हैं, कमीशंस भी कुछ लॉ बना देती हैं, और जो एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जजमेंट भी लॉ हो जाते हैं, हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी लॉ के रूप में माने जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें, आप कहते साहब मैंने तो पढ़ा नहीं, तो कहते हैं कि ये जो भूल है ना, लॉ की भूल क्षमा योग्य नहीं होती। आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। जिस दिन कोई लॉ बनता है ये मान लिया जाता है, प्रजम्पशन ये होती है कि वो सबको पता चल गया, समझे ना। तो अब आप अपडेट कैसे रखें, ये है असली बात। उसके लिए अभी क्या है कि बहुत सारे ऐप ऐसे आ चुके हैं जो डेली के डेली डिसीजन आपको देते हैं। मैं आज की डेट में कोशिश करता हूं कि 2-3 जजमेंट जो नए आए मैं उनको पढ़ लूं। अब व्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा रहती है, व्यवस्था के चलते आप कैसे करोगे, तो बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं, जो मैं करता हूं वो बता देता हूं। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पढ़ने का, एक सुनने का। तो मैं उसको सुनने वाले को ऑन किया, मैं सेविंग भी करता जा रहा हूं और वो केस लॉ भी सुनता जा रहा हूं, खत्म हो गया, दूसरा लगा दिया। तो अपने बहुत सारे काम करते करते आपको वो चीजें पता चल जाएंगी। फिर जो चीज महत्वपूर्ण है उसको डिटेल में पढ़ो और चर्चा जरूर करो। लॉ के बंदे का संकुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसे तो चर्चा करनी है ना, चर्चा से कुछ ना कुछ निकल करके आता है। अगर वो अपने आप को अपडेट रखता है, डेली अपडेट रखता है और एनालाइज करता है लीगल फॉर्म्स को, तो मुझे लगता है कि सफल होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन आता है, आपने एआई की बात की, तो आजकल अगर आप इंटरनेट खोलेंगे उसमें यही आता है एआई इज गोइंग टू रिप्लेस एवरीथिंग। तो उसमें लॉ में कितना इफेक्ट पड़ेगा एआई का? वैसे तो ये हेल्पफुल है और लॉ को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ह्यूमन का जजमेंट है वो एक मशीन तो नहीं कर सकती। बट आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही रिलेवेंट सवाल है कि वेदर एआई विल रिप्लेस द लीगल प्रोफेशन। लेकिन इस पे कई प्रयोग हुए हैं और अमेरिका में तो 3 केस तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट हो गए कि एडवोकेट ने जो अपना पिटीशन तैयार किया वो एआई की मदद से किया। और आपको बता दूं कि जब हम बहस के लिए अपना केस तैयार करते हैं, पिटीशन बोलते हैं उसे, तो उसमें हम कुछ केसेस डालते हैं, उनको हम अथॉरिटी या रूलिंग बोलते हैं। जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं साधारण भाषा में कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसाइड किया था, तो ये क्या हो गया, एक अथॉरिटी हमने डाल दी। ये पूरी कॉमन लॉ कंट्री में ये ट्रेंड है, ठीक है। तो जब वो वकील साहब ने अपना केस लगाया तो उसने एआई से कराई ड्राफ्टिंग। एआई ने क्या किया कि 3 इमेजिनरी केस बना दिए, इमेजिनरी केस बना दिए, वो केस हुए ही नहीं। तो जज साहब भी परेशान कि यार इतने सीनियर वकील हैं, अच्छे वकील हैं, इन्होंने ये केस कहां से लगा दिए। तो यकीन मानिए उनके ऊपर पेनल्टी हुई और उनका लाइसेंस कैंसिल होने की स्थिति आ गई। तो यहां पे मेरा ये कहना है, देखो भविष्य के बारे में नहीं कह सकते, ये बहुत तेजी से रिवॉल्यूशनरी चेंजेज आ रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं सिस्टम में। पर मेरा अपना मानना है कि एआई इज अ टूल, और जब कोई टूल बनाता है ना बच्चों, तो टूल बनाने वाले को पता नहीं होता कि वो कहां यूज हो। इसको आप इस रूप में लीजिए कि जिसने अणुबम ये बनाया होगा, न्यूक्लियर पावर बनाई होगी, उसने वो विनाश के लिए बनाई या बिजली घर बनाने के लिए बनाई या बॉम्ब बनाने के लिए बनाई? नहीं। और भी साधारण लेते हैं, जिसने नंबर इंट्रोड्यूस किए होंगे, नंबर थ्योरी 1 2 3 4, उसने क्या वो एडिशन के लिए बनाए या मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाए
ये डिवीजन के लिए बनाए, उसने नंबर दे दिए। नाउ इट्स अप टू यू, यू कैन यूज इन मैनी 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 वे। तो एआई जो है एक टूल डेवलप हो रहा है, पर जब आप टूल को यूज करते हैं, जब आप तलवार चलाते हैं, ऐसा ना हो लौट के मेरे भी लगे, ठीक है ना। तो टूल को यूज करना है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। अब समय वो आ गया है, आपको सीखना है, पर इट इज अप टू यू हाउ कॉन्शियसली यू कैन यूज दैट टूल। अगर आप वो, इसमें अगर एक लाइन में मैं कहूं, जब तक आप एआई को कंट्रोल करोगे ठीक है, जब एआई आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, ये है इसका बॉटम लाइन। वेल सेड। बिल्कुल सही कहा। और एक और क्वेश्चन है मेरा लॉ को लेकर कि अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें तो एलएलएम ही करना चाहिए तभी हम एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो एलएलएम ज़्यादा ज़रूरी है करना या फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है? उद्देश्य अलग अलग है। जिन बच्चों को एकेडमिक्स में जाना है और उनका उद्देश्य है कि मैं कल प्रोफेसर बनूं लॉ का, उनके लिए एलएलएम जरूरी है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में, उनके लिए एलएलएम मात्र एक ऑर्नामेंटल डिग्री है। जो लोग जुडिशियल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ऑर्नामेंटल भी है और कुछ उनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर शिक्षा जगत में मेरे जैसे आना है तो एलएलएम करो, बहुत अच्छे से रिसर्च करो, नेट क्वालिफाइड करो और तुरंत पीएचडी करो। ये सारा का सारा सीरीज पूरी करो। और शिक्षा जगत में बहुत डिमांड है, अच्छे टीचर्स की बहुत डिमांड है। वेरी ट्रू सर। सर एक सवाल मेरे तरफ से आ रहा है, नॉन कॉमनर हूँ मैं, अच्छा। ना मुझे एजुकेशन की उतनी जानकारी है ना लॉ की उतनी जानकारी है। जब मैं बाहर से देखता हूँ तो मुझे लॉ जो है वो दो तरह से नज़र आता है। एक तो वो जज नज़र आता है और एक जो वो वकील जो वकालत कर रहा है, वो दो नज़र आते हैं। लेकिन सर क्या ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा भी कई और चीज़ें होती होंगी जो आप कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट लॉ कर रहा है या करेगा, उसके पास इन दोनों चीज़ों के अलावा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एज अ करियर के लिए, उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए सर। मैंने बताया ना, अभी तो अनगिनत एवेन्यूज ओपन हैं लॉ ग्रेजुएट के लिए। आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डे 1 से कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, सिंपली रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट इट। एक छोटा सा एग्जाम भी लेती है बार काउंसिल, वो भी बाद में होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में। ये तो एक प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो, आप हाई कोर्ट में करो, आप सुप्रीम कोर्ट में करो। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जूनियर हैं, यहाँ नहीं आ सकते, पर कुछ विशेष जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अगर आपको वकालतनामा लगाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो समय समय पे वो टेस्ट पूरे कर सकते हैं। ये एक सीरीज हो गई। दूसरी चीज, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको और विस्तार से बता देता हूं। अभी हमारे देश में थोड़ा सा कम है। अमेरिका में लॉयर दो तरह के होते हैं, एक है लिटिगेटिंग लॉयर्स, एक है नॉन लिटिगेटिंग लॉयर। एक वो जो कोर्ट में जाते हैं, एक वो जो कोर्ट में कभी नहीं जाते। ओके। और उनके पास भी उतना ही काम है, एसोसिएशन भी अलग अलग है। आप समझ रहे बात को। तो एक कॉन्सेप्ट आई है वर्ल्ड ओवर, वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, न्याय कोर्ट के बार। तो विदेशों में क्या होता है, हमारे यहां भी हो रहा है, पर हमारे यहां उतनी तीव्रता से नहीं हो रहा है, कि जो क्लाइंट्स हैं वो अपने एडवोकेट को कहते हैं भाई हमें तो ये चाहिए, अब तुम कोर्ट से दिलाओ, नेगोशिएशन करके दिलाओ। दोनों का नेगोशिएशन होता है, तो उसमें नेगोशिएशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, तमाम चीजें हैं। वो वकील कभी कोर्ट जाते ही नहीं, उनके तो ऑफिस बने हुए हैं। आपको बुलाया, दोनों की बात हुई कि भैया 10 साल कोर्ट लड़ोगे, आपको ये मिलेगा, आज ये पार्टी ये देने के लिए तैयार है, इतना कम है बस, है ना, हो गया। आपने कहा यार ठीक है, खत्म। अरे हमारे यहाँ क्या है, हमारे ज्यादा मामले ईगो ये जेल करा दो। आप समझ रहे ना बात को। तो हो रहा है यहाँ पे भी, मीडिएशन हो रहा है, कॉन्सिलेशन हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, हमारे लॉ भी बन चुके हैं उसी तरीके से।
आर्बिट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन हो रहा है, लेकिन जितनी अच्छा सबसे खूबसूरत बात यह है, दुनिया को एडीआर की कॉन्सेप्ट भारत ने दी। हमारे यहां जो पंच परमेश्वर की जो अवधारणा थी उसका उन्होंने विकास कर लिया। हमारे यहाँ क्या होता था, अभी भी पहाड़ों के कई गांव में बड़े जी को बुलाओ, उनको वो बैठेंगे, वो बोल देंगे, दोनों की बात सुनेंगे, भाई ऐसा होगा, खत्म, एमिकेबल सेटलमेंट। आप सुन रहे हैं बात को? तो वो कॉन्सेप्ट हम इंडिया में अभी उतना डेवलप नहीं कर रहे, लेकिन इस पे बहुत प्रयास चल रहे हैं। तो एक ये वाली फील्ड है, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है ना। मैंने प्रैक्टिस में भी दो बता दिया आपको, लिटिगेटिंग, नॉन लिटिगेटिंग। फिर जो एक इन हाउस काउंसिल बनते हैं, ये बहुत सारी हमारी कंपनी है, जैसे डाबर वगैरह दुनिया भर की कंपनी है, ये अपने इन हाउस काउंसिल रखते हैं। मुकदमे तो इनके कोर्ट में वकील लड़ते हैं, वो पैनल पे होते हैं, पर जो सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नैरेटिव तैयार करने पड़ते हैं, उनके लिए इन हाउस काउंसिल, उसके भी बहुत जॉब निकलते हैं। एक ना हमारे देश में एक चल रहा है एलपीयू, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बड़ी कंट्रियों का, अमेरिका वगैरह का बहुत सारा काम कुछ लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ वकील महंगे हैं, यहाँ ठीक पड़ता है, तो उस काम को यहाँ से करते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे एलपीयू आज इंडिया में काम कर रहे हैं, वो भी एक एवेन्यू है, ठीक है ना। इवन जो चैम्बर हैं, अभी देखो एक बड़ी अच्छी चीज आई और नई जनरेशन के लिए बड़ी खुशखबरी आई। अब एआई टूल्स आप सीख रहे हो, आपको कंप्यूटर में भी मास्टरी है, माइक्रोसॉफ्ट डिस, एक्सेल सब आपको आता है, को पायलट चला रहे हो, ये कर रहे हो, सारी चीजें आ गई आपको। अब जो ट्रेडिशनल एडवोकेट है उसे तो ये सारी चीजें पता नहीं है, ही नीड योर सर्विसेज, ही नीड अ पर्सन हु इज फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड एज वेल एज हु इज परफेक्ट इन द करंट टेक्नोलॉजी। Even the judges of High Court and Supreme Court, they are calling intern. बच्चों को इंटर्नशिप पे रख रहे हैं, किस लिए? कि पहले का दौर ऐसा था, 20-20 दिन तक पढ़ाई करते थे, तब जजमेंट लिखते थे। अब तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम कौन सी चीज कहां है, यही तो थी। लॉयर का क्या है? बेस्ट लॉयर इज हु नो हाउ टू सर्च। आप इतने सारे लॉ को मुझवानी याद नहीं रख सकते, है ना। आप तो सफलतम तब है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहां है, निकाल लाओ, पढ़ो, बनाओ। तो एक ये वाली फील्ड आ गई। अब इसके अलावा लॉ फॉर्म्स बन चुकी हैं, उसका दौर आ गया है। मतलब कंप्लीट, क्रिमिनल हो, सिविल हो, टैक्सेशन हो, सर्विस हो, सारे के सारे केस अंडर द सिंगल रूफ, जैसे लॉ कॉलेज में अंडर द सिंगल रूफ कंप्लीट एजुकेशन, वो दौर आ गया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं। वहां पे आप आर्गुइंग लॉयर बन सकते हैं, वहां पे आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ा एवेन्यू आ गया पूरे देश में, समझे ना। इंडिया के लिए भी काम कर रहे हैं, विदेशों के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, पीएसयू का मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैंने बताया, बैंकिंग में मैंने बताया आपको, ये है। और मुझे नहीं लगता, एकेडमिक्स तो एक अपने आप में बड़ा वो है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हैं, एकेडमिक में आइए, तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, वेरी ट्रू सर। मैं थोड़ा सा आपके राजेश भागुड़ा पर फिर से आना चाहता हूँ क्योंकि उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हुए और लास्ट सेगमेंट पर जाने से पहले, सर कुछ ऐसी बुक्स या एप्स या कोई ऐसी चीज़ आप रिकमेंड करें लॉ स्टूडेंट्स को जिनको उन्हें पढ़ना चाहिए। कोई किताबें हो सकती हैं, कोई ऐप्स हो सकते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना चाहिए। देखो, लॉ की फील्ड में अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है पढ़ने की आदत। और किसी भी शिक्षा संस्थान की, किसी भी लॉ फर्म की, किसी भी अच्छे चैम्बर की जो जान होती है वो लाइब्रेरी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लॉ हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है बेयर एक्ट, एक होती है कमेंट्री। तो जब लॉ पार्लियामेंट पास करती है तो वो बेयर एक्ट के फॉर्म में मिलता है, जिसमें सिर्फ लॉ लिखा होता है। अब उस लॉ को कैसे कैसे अप्लाई किया, कोर्ट में कैसे कैसे किया, वो फिर
हमें मिलेगा कहाँ से? जजमेंट से। तो बच्चे को जो आदत डालनी चाहिए वो सबसे पहले उसे बेयर एक्ट पे मास्टरी करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी निकालती है और प्राइवेट संस्थान भी निकालते हैं। बेयर एक्ट में भी मेरी राय है उत्तराखंड के बच्चों के लिए खासकर कि उन्हें डिगलॉट एडिशन पढ़ना चाहिए। डिगलॉट जिसको बोलते हैं द्विभाषी, एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश। तो उनको क्या लाभ होगा? उनकी जो इंग्लिश थी वो भी डेवलप होगी। इंग्लिश में कुछ नहीं होता, आपको शब्द नहीं पता होते। अब मान ले मैंने बोलना है आपको कि लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, तो इनके हिंदी क्या होंगे, तो आप थोड़ा घूम जाएंगे। लेकिन जब आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे ना, डिगलॉट एडिशन को पढ़ेंगे, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इनके हिंदी क्या है आपको गए यार, संप्रभु, ये इस तरह के। तो पर ये जो प्रैक्टिस आप इसको करेंगे, आप बेयर एक्ट को पढ़िए, लॉ को अपनी मुट्ठी में रखिए। इसके अलावा एक दो में रिकमेंड नहीं करता, आजकल सीरीज ऑफ ऐप हैं, ठीक है, जो आपको डे टू डे की नॉलेज देते हैं। अच्छा, उसमें केसेस आते हैं। केसेस को पढ़ने से पता क्या होता है कि आपकी वोकेबुलरी डेवलप होती है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं डेली केसेस पढ़ रहे हैं और तो आपके शब्दों में, आपके बोलने के शब्दों में अंतर आ जाएगा, आपको लीगल वर्ड याद होने शुरू हो जाएंगे। एक एग्जांपल दूं? प्लीज। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में या जहां पे आप पढ़े हैं, आप कहीं ना कहीं के एलुमनाई हैं, दोनों के दोनों, कल्पना भी विकास भी, तो अगर वहां कोई ऐसी घटना घट गई जो पहले कभी नहीं हुई थी, आपको बोली, तो आप क्या कहेंगे? यार ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था वहां। अब आप देखिए, अब एक लॉ का बच्चा है, उसको उसके कॉलेज की बताई, तो वो बोलेगा इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन माय कॉलेज। अनप्रेसिडेंटेड क्या है? लीगल वर्ड है। तो आपकी सोच, आप कहेंगे ये शुरू से ही गलत है, वो कहेगा इट इज रॉन्ग एबनिसियो। तो ये जो शब्दों को आप धारण करते हैं, ये पढ़ने से होता है। आप बेयर एक्ट पढ़िए और जजमेंट पढ़िए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। क्योंकि जब हम बहुत अच्छे इंसाइट्स यहाँ पर लॉ स्टूडेंट के लिए मिले हैं और राजेश बहुगुणा जी उन इंसाइट्स को दे रहे हैं सर, अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहूँगा। हम आखिरी सेगमेंट में हैं इंटरव्यू के। जब हम राजेश बहुगुणा की बात कर रहे हैं, इतनी सारी इंसाइट्स हमें आपसे लॉ की मिली हैं, जब ये चीज़ें हो रही हैं, जब आप जो है एयरफोर्स में भी थे, लॉ कॉलेज का भी हमने आपका देख लिया, लेकिन आपकी एक और साइड है जो उत्तराखंड से जुड़ती है, और उत्तराखंड आंदोलन में कम से कम आपका और आपकी जो धर्मपत्नी थी उनका बड़ा रोल रहा है। आप लोगों ने बहुत एक लड़ाई में हिस्सा लिया है सर। थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि उत्तराखंड आंदोलन में राजेश बहुगुणा और उनका परिवार कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं, आपने ठीक पूछा है इसको, और आई प्राउडली से दैट आई फॉट फ्रॉम द फोर फ्रंट फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट। अग्रणी थे हम लोग। और ये बात है, मैंने एयरफोर्स से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था 94 में, और वही दौर था, आपको पता है, जब ये शुरुआतें हुई, मुजफ्फरनगर कांड हुआ। मैं उससे थोड़ा पहले आ गया था। मेरे परिवार, मेरी वाइफ बीना बहुगुणा जी उससे पहले आ गई थी। तो जब हम वहाँ से वापस आए एयरफोर्स से, तो यहाँ आने के बाद देखा मैंने, बीना ने मुझे बताया कि भाई यहाँ तो आंदोलन चल रहा है, मुजफ्फरनगर कांड हो चुका था उस वक्त, और एक सभा थी, तो उसने बताया कि आज वहाँ पे विनोद चमोली जी जो अभी विधायक हैं, ये कहती हैं कि ये आए, इन्होंने बताया, ये जेल से आए थे, बड़े रो रहे थे, तो हम लोग बड़े प्रभावित हुए और सारी अवधारणा को सीखा और हम लोग जाने शुरू हो गए। उस दिन से मुझे भी लगा कि यार ये एक अच्छी सोच है और छोटे राज्य से हमारा विकास होगा, तो हम भी आंदोलन में शुरू हो गए। और मेरे साथ में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कई अवसर ऐसे हुए कि धरना स्थल पे बैठे हुए देहरादून में, और हम पति पत्नी दोनों वहाँ पे हैं, या गिरफ्तार हो गए, पुलिस लाइन ले जा लिया गया, बच्चे स्कूल के गेट पे ही हैं, ये सबको पता है। कई ऐसी दंपति थी यहाँ पे जिसमें
बहुगुणा परिवार भी, बीना बहुगुणा और राजेश बहुगुणा थे। तो ये किए, और यही नहीं, जेलों में भी रहे। और एक घटना आपको बताता हूँ। एक दफ़े बीना की गिरफ्तारी हुई थी सर्वे चौक से, तो पंजाब पुलिस लगी हुई थी उस वक्त। तो उसको लेकर के और कुछ और महिलाओं को लेकर के वो पुलिस लाइन वो चले गए हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर। तो हम सारे के सारे लोग जो आंदोलनकारी थे वहाँ गए, हल्ला उल्ला करते थे, नारेबाजी करते थे। तो वहाँ पे हम लोग नारेबाजी करने लगे, काफ़ी कुछ वो करने लगे। उस वक्त हमारे साथ में गणेश जोशी जो अभी मंत्री हैं, विनोद चमोली, रविंद्र जुगरान, ये सब लोग थे। तो वहाँ पे थोड़ी हाथापाई हो गई और हम सब लोगों को गिरफ्तार करके 28 लोगों को उन्होंने देहरादून से बाहर भेज दिया। हमें फतेहगढ़ जेल ले जाएगा। फतेहगढ़ जेल में हमारे साथ महिलाएं भी थी। पालीवाल जी उस समय जज थे वहाँ पे, वो आए। मैंने कहा भाई जमानत कर लेता हूँ, मैं लॉ का आदमी हूँ। तो कुछ लोग अपनी मांग पे अड़े रहे और महिलाओं की मैं जमानत करके देहरादून आ गया। उन सारे लोगों को बरेली जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर मुझे यहाँ से बुलाया गया कि आप आइए बरेली, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। फिर बरेली में हमने काम करना शुरू किया। तो वो एक ऐसा दौर था जिसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि बरेली की जेल में हम लोग मुट्ठी भर लोग थे, 28 लोग। और उन लोगों में से अगर मैं आपको बताऊं, आज गणेश जोशी जी, विनोद चमोली, रविंद्र जुगरान, विवेकानंद खंडूरी, प्रेम सिंह नेगी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सक्रिय आंदोलनकारी, सबको गिरफ्तार करके वहाँ मेरे साथ भेज दिया। ठीक है ना। वहाँ पे हम काफ़ी दिन तक रहे। उसके बाद देहरादून आए। देहरादून आने के बाद फिर तमाम जितनी एक्टिविटी हुई। एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आपने कहा आप एयरफोर्स में भी रहे। तो जब मैं एयरफोर्स से यहाँ पे आया, वो दौर था जब कर्फ्यू लगे हुए थे और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा जी उसके अध्यक्ष थे, काम करती थी। और जगह जगह हमने क्या किया था, संघर्ष समितियां बनाई हुई थी मोहल्लों में और इलाकों में। तो मुझे एक काम सौंपा गया था वर्मा जी के द्वारा कि जो पैम्पलेट लिखे जाते थे और जो जल्लूस के लिए जो मटेरियल होता था वो आप पहुंचा के आओगे, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पहन लेता था, मुझे कोई रोकता नहीं था। कर्फ्यू में मेरे पास तो यूनिफॉर्म थी, मैंने यूनिफॉर्म पहनी, स्कूटर में रखा, अंदर वो रखे सारे के सारे। यहाँ से निकले, धर्मपुर की समिति को दे दिया, फिर आगे दे दिया प्रतीत नगर, राय वाले तक, ऋषिकेश, BHEL, सारा घूमते हुए हम वो करते थे। तो ये एक बड़ा रोल मिला। मुझे लगा कि यार ये मैं ही कर सकता था, क्योंकि दूसरे आदमी को तो निकलने नहीं दे रहे थे। इस तरह से आंदोलन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें तमाम लोग थे, मैं अपनी अकेले क्या बताऊं, इतने सारे लोग थे। और बहुत सारे लोगों की तो कुर्बानियाँ हमें याद भी नहीं है, हम दिखा भी नहीं पाए हैं। तो इस वाले फेस को मैं कहूँगा कि आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था। बहुत छोटा सा वो था, और बाकी इसमें तो तमाम लोग थे, तमाम लोग शामिल थे। सर, जब हम आपकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, आप एयरफोर्स से आते हैं, लॉ में हैं, प्लस आपने उत्तराखंड आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। उपलब्धियों पर अगर हम बात करें, राजेश बहुगुणा ने क्या क्या जीवन में हासिल किया है? कहते हैं ना कि यार इतने अवार्ड्स की मेरी अलमारी भरी हुई है, वो जो एक होता है। तो राजेश बहुगुणा की जब हम बात करते हैं तो क्या उपलब्धियां वो मानते हैं कि मेरी जीवन की सर्वश्रेष्ठ हैं? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। देखो, एक बात ये है, आपने कहा उपलब्धियां मानते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि आप उपलब्धियां किन को मानते हो। आपको कोई अवार्ड मिल गया, वो उपलब्धि है। आपने डिग्री हासिल कर ली, वो उपलब्धि है। मेरा मानना इससे अलग है। मेरा मानना यह है कि अगर आपने कोई दृढ़ निश्चय किया, उस पे कार्य किया और आपको सफलता मिल गई, वो आपकी उपलब्धि है। जैसे कि जब राज्य आंदोलन चल रहा था,
तो हमारे सभी आंदोलनकारियों के बड़े सपने थे। और बरेली जेल में एक मीटिंग हुई थी, मुझे ध्यान है, हमने कहा था अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन खत्म हो जाएगा, राज्य बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद फिर क्या। तो उसके बाद जो आदमी जिस चीज का विशेषज्ञ है उसे उसी में योगदान करना है। मैं लॉ का हूं। राज्य बनने के बाद जब उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने हमारे प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को, पंचायती जमीनों को कौड़ियों के भाव आवंटन करना शुरू किया, तो मैंने कहा ना द टाइम हैज कम टू यूटिलाइज माई लीगल पावर, लीगल नॉलेज। जहां मैं रहता हूं नाला पानी में, वहां की ग्राम प्रधान भी रही है बीना बहुगुणा मेरी वाइफ, वहां पे एक करोड़ों रुपए की लैंड, करोड़ों की बात कर रहा हूं मैं, मात्र 154 रुपए में एक एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल, मेनका गांधी जी उसे चलाती है, उनको दे दी गई। हमने कहा उपलब्धि तब है कि इसको कैंसिल कराएं, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी गवर्नर साहब के द्वारा, आदेश हो गए थे, सब कुछ हो गया था। हमने एक जनहित याचिका लगाई और जनहित याचिका में ठोस सबूत दिए कि इस लैंड को आप किसी एनजीओ को नहीं दे सकते। जनहित याचिका बहुत लंबा है, ये किस्सा बड़ा मारामारी चली इसमें, गवर्नर तक सब कुछ हुआ और अंततः हाईकोर्ट नैनीताल का जजमेंट आया, वो जमीन उन्हें छोड़नी पड़ी। और आज उस जमीन में आप नालापानी क्षेत्र में आमवाला के पास जाके देखिए, उस ग्राउंड में सैकड़ों शादियां हो चुकी हैं और तमाम वो कर रहे हैं। ये उपलब्धि मानता हूं मैं। और यही नहीं, इसके बाद फिर दी उन्होंने एक और लैंड एनजीओ को उसी गांव में। उसका तो जजमेंट इतना अच्छा आया, अगर आपको मौका मिले आप देखिए, बीना बहुगुणा बनाम उत्तराखंड राज्य। तो बी ऑनेस्ट, हैव फेथ एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ओ, जो लोग अपने आप को, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज, विशेषकर मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, अगर आप टेबल पे भी बैठते हैं ना, आपकी रीडिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इट गिव यू पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है। तो अगर अनऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं ना, वो नुकसान उठाते हैं। एंड लास्ट इज एच, जी। जी का मतलब गिव योर 100%, जो आपकी कैपेसिटी है। बी ऑनेस्ट, हैव फेथ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड गिव योर 100%। दिस इज भोग मंत्रा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। जब हम यंग माइंड्स की बात कर रहे हैं सर, आखिरी एक दो सवाल और रखना चाहूँगा मैं आपसे। जब हम यंग माइंड्स की बात कर रहे हैं, आप लॉ कॉलेज देहरादून के डीन हैं, लॉ कॉलेज देहरादून के एक प्रमुख व्यक्ति होने के नाते किस तरह से आप यंग माइंड्स को लॉ के लिए या फिर कानूनी तौर पर तैयार कर रहे हैं? क्या उसके लिए कोई यहाँ पर प्रकलन या फिर प्रयोजन चलते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, लॉ एक ऐसी शिक्षा है कि इसमें किताबों की शिक्षा पर्याप्त नहीं है। किसी भी लॉ कॉलेज की या विधि संस्थान की जो जान होती है, वो होती है स्टूडेंट बॉडीज। I believe that youth are full with energy. And what is required? Required to channelize their energy in right direction. उनकी ऊर्जा का सही दिशा में संचालन करना चाहिए। लॉ कॉलेज में 13-14 स्टूडेंट बॉडीज हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एकेडमिक तो पढ़ ही रहे हैं, बट if you are interested in politics, I allow you to do politics without doing politics. I allow you to learn politics without doing politics. You join youth parliament of Law College Dehradun.
पार्लियामेंट सेशन अरेंज कीजिए, आर्गुमेंट कीजिए, यूथ पार्लियामेंट कीजिए, पार्लियामेंट डिबेट कीजिए. इफ यू आर अ गुड डिबेटर, ज्वाइन डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ लॉ कॉलेज देहरादून, दे विल ग्रूम यू मोर. आज में फक्र है कि देश की सर्वोत्तम ट्रॉफियां लॉ कॉलेज देहरादून में आ चुकी हैं. उसका कारण यही है. अगर आप सोशल कॉज में इंटरेस्ट रखते हैं तो भारत सरकार के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने हमारे यहां पे प्रो बोनो क्लब की स्थापना की है, लीगल एड सेंटर की स्थापना की है. आप उसमें बैठ करके लीगल अवेयरनेस कीजिए गांव गांव जाके. अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं तो वसुंधरा द ग्रीन सोसाइटी का अंग बन जाइए. अगर आप एनएसएस में रहना चाहते हैं, आप एनसीसी में जाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि यार आई एम ए स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स गर्ल, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स. देन ये भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे आई एम ए सिंगर, यार मैं क्या करूं. आप कल्चरल सोसाइटी का पार्ट बनिए ना. यू बी अ सिंगर, यू बी अ ड्रामेटिस्ट, यू बी अ डांसर. डांसर में भी फोक की अलग है, हिप हॉप वगैरह जो होते हैं उनकी अलग है, अलग अलग तरीके की. तो ये जो पढ़ाई है ट्रेडिशनल, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का प्लेटफॉर्म दिया जाता है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मूट कोर्ट सोसाइटी. जो आपने रियल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है वो आपको आज ही प्रैक्टिस कराई जाती है. लॉ कॉलेज देहरादून में नेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, पूरे देश के बच्चे यहां आते हैं, उनको देखिए आर्गुमेंट करते हुए. और यही नहीं कि जो रियल जजेज हैं वो यहां पे उनको हम बुलाते हैं, उनके सामने होता है बहुत सारे जजेज. जस्टिस मार्कंडे काटजू क्लास ली, जस्टिस सिरवी, जस्टिस एमपी सिंह, मतलब जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस राजीव शर्मा जो यहाँ के थे, और डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह तमाम वो लोग आते हैं. तो उनके आने से एक तो हौसला तो बढ़ता ही है. आप इंटरेक्शन कीजिए, आप मूट कोर्ट की प्रैक्टिस कीजिए, फिर इंटर्नशिप होती है. हम डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं उनको, 6 सिविल केस सिखाते हैं, 6 क्रिमिनल केसेस सिखाते हैं. तो ये सारे का सारा ना ये एक पैकेज होता है, और ये कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग हो जाता है. देखो लॉ के बारे में एक बात है, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आप देहरादून में पढ़ो, बेंगलोर में पढ़ो, सेम होते हैं. बट व्हाट एडिशनल यू आर गिविंग. मैं तो कैटर कर रहा हूं ना कॉमन मैन के लिए. मैं 35 लाख देने वाली क्लास के लिए नहीं कर रहा हूं ना, मैं उसके लिए कर रहा हूं कि जिसने निकलते ही अपने माँ बापों का सहारा बनना है, जिसने तुरंत कुछ ना कुछ करना है. वी आर कैटरिंग फॉर देम, और वही हमें रिजल्ट देते हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन हमारी रही इस बारे में. जो लॉ कॉलेज या जो लॉ करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंसाइट्स मिली, और जो उत्तराखंड से हैं उनको एक एज ए शख्स को जानने का मौका मिला जिसने उत्तराखंड के लिए भी काम किया है, और अब जो है पूरी एक जमात को, एक जनरेशन को वो ग्रूम कर रहे हैं. तो इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ढेर सारा समय हमें दिया, इतनी ढेर सारी बातें हमसे की. बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. Thank you, और ये जो है विकास और कल्पना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. वही सर, सवाल तभी अच्छे निकलते हैं जब वक्ता अच्छा हो. तो आपने बहुत इंसाइट्सफुल दिए. हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉ की तैयारी करना चाहते हैं या लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके सारे सवालों का बहुत प्रैक्टिकल जवाब मिला होगा, क्योंकि थियरी नहीं थी यहाँ पे. हमने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे आप लॉ में आगे बढ़ सकते हैं, और राजेश बहुगुणा जी ने पूरा आपको एक ब्लूप्रिंट दिया है जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो मुझे शॉर्ट है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. साथ ही हमने उनको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी जाना, और जो उत्तराखंड की जनता है वो ये भी जानेगी कि सफलताएं आपके पास हैं, चाहे आप सुदूर पहाड़ों से आते हों, चाहे आपके पास संसाधन सीमित हों. तो इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही. अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे. शुक्रिया.